था, उसको पाने के लिए संघर्ष बहुत पहले से शुरू हुआ था। बंकिम बाबू के समय यह नहीं हो सकता था, वो रविंद्रनाथ के समय ही हो सकता था। तो बहुत लोगों ने जिस तरह से कहा है, शिकारे की माझी के रूपक के साथ उसको बहुत उन्होंने ग्लैमराइज न करके कहा कि उसका वक्त तब सुधरेगा जब वो अपनी जीविका आप कमाने लगे। ये है उसके खोए हुए व्यक्तित्व को फिर से उपलब्ध करने का आधार। क्योंकि घर में वो नौकरी से या बाहर जो जीविका कमाने जाएगी अगर, तो उससे भी ज्यादा खटती है, लेकिन जो खटती है वह बेगार खाते में है, उसकी कोई कीमत नहीं है, वह नाम की ही महारानी है कहे जाने के लिए। लेकिन जरूरी है कि उसके पास एक आधार हो, वो उसका अपनी जीविका कमाने का होना चाहिए। और फिर उसका जो सार है इस खोए हुए व्यक्तित्व के पाने का, आधार तो होगा, लेकिन उस आधार पर खड़े होकर जीवन का सार अंततः उसकी अपनी निजता को पाने में है। उसने कहा, इस परिवार को घड़ी के मुताबिक मैंने चलाया, घड़ी के मुताबिक चलाया, पर अपना निज का कोई काम नहीं संवारा। इस समय इस बात का बड़ा कष्ट है मुझे। अपना इस तरह से आप देखें तो सृष्टि का संगीत, परिवार का संगीत, मातृत्व का संगीत, पितृत्व का संगीत, उसके साथ जो स्त्री व्यक्तित्व की तहें हैं, उसके सबसे भीतर में अपने निज का काम संवारने का, खुद अपने व्यक्तित्व का जो सबसे केंद्रीय बीज है, वो भी इस छोटे से आख्यान में यहाँ मौजूद है। और इस गृहस्थी को लेकर जो संघर्ष है स्त्री का, उसको लेकर उनके मन में मोह नहीं है। उन्होंने कहा, गृहस्थ में पांव रखकर स्त्री का जो मंथन मर्दन होता है वह भूचाल के झटकों से कम नहीं होता। सबसे पहले वह अपने मायके को दिल के पिछवाड़े में डाल देती है ताकि वह नए घर में अपनी जड़ें जमा सके। मातृत्व महान है, लेकिन जो संतान है वह माँ के हिस्से का सारा वक्त खा जाती है। इन्होंने लिखा है गटक जाती है। बच्चों के लिए मात्र घर की व्यवस्था करने वाली बन के वह रह जाती है। इसलिए उसके साथ जो लगी हुई समस्या है उस संगीत के साथ, उसको भी उन्होंने नजरअंदाज नहीं किया है। अंत में कुछ बातें मृत्यु पर। इसको पढ़ते हुए बराबर इवान इलीच की मृत्यु है, तोल्स्टॉय, यूरोप का वेद व्यास तो वही है जो मृत्यु को खास एशियाई ढंग से देखता है। इवान इलीच की मृत्यु, या और उनके उपन्यासों में भी मृत्यु के प्रसंग भरे हुए हैं। वो देह और उसके भीतर कुछ है, इन दोनों का, जिसको कहा देहात्म का निस्तारा, इसको लेकर वह बहुत सजग है और तैयार बैठी है मृत्यु के लिए। इसीलिए वह बार बार अब अपनी जिद पकड़ लेती है। कहा, ये पट्टियां हटा और आज केवल धुलाई पुछाई नहीं, मैं सीधे धार के नीचे स्नान करूं। इसलिए ये नासूर क्या से क्या हो जाएगा, इस सब की अब उसको चिंता नहीं है। और इसीलिए अंत में मुझे उठाकर इस कमरे में ले चलो, मुझे उठाकर उस बेटी के पास ले चलो, मुझे बात करनी है। तो वो
अब सपने भी देखना शुरू करती है। वो सारा मनोविज्ञान मृत्यु के अंतिम समय का वो सब यहाँ मौजूद है। प्रेमचंद के यहाँ भी गोदान के अंत में आपको मिलेगा। लेकिन मृत्यु को लेकर के फिर भी उसको भय नहीं है। वो जानती है कि देह तो नष्ट हो जाएगी, उसके लिए वो तैयार है। जैसे अनामिका में की कविता में वो मुक्ता थेरी करती है, मृत्यु का क्या, वो तो मोहल्ले की लड़की है। तो ये भारत का ही कवि ऐसा कह सकता है मृत्यु के लिए, क्योंकि वो इतना परिचित और कोई तथ्य है ही नहीं। मृत्यु जितना परिचित दूसरा कोई तथ्य है नहीं। दुखो आमार घोरेर जिनिस, दुख तो घर की चीज है, सुख तो पाउन की तरह आता है और चला जाता है। ये दुख ही है जो एकदम घर के आदमी की तरह अपने साथ बराबर लगा रहता है, इसलिए ये अति परिचित है। उसी तरह से मृत्यु अति परिचित तथ्य है, और उसको लेकर के इस उपन्यास में कोई बेचैनी नहीं है। कविताओं में तो मृत्यु के बोध के अनेक चित्र आपको निराला की कविता में मिलेंगे, लेकिन कहानियों में अब मेरी सीमा है, मैंने इस तरह की कोई चीज़ देखी नहीं। लेकिन इस उपन्यास में जैसा कृष्णा सोबती ने मृत्यु को लिया है और किसी कहानी में मैंने देखा नहीं। वह अंत में कंबल उतरवाती है अपने, एक एक आवरण जो शरीर पर पड़ा है उसको उतरवाती है, और अंत में कहती है, जैसे मैंने अपने ऊपर से चद्दर उतारी है, वैसे ही मेरा यह बदन उतार दो, मेरा यह बदन उतार दो, मेरा शरीर अलग कर दो, अब और सहा नहीं जाता। ये है देहात्म का निस्तारा, जिसके लिए वो एकदम अंत में प्रस्तुत हो जाती है और कहती है कि शरीर को इसके ऊपर से उतार दो। इसीलिए इसके अंत में केवल एक वाक्य मिलता है, लंबी सांस, थरथराहट और कमरे में सब शांत। अब तक पूरी कहानी में केवल वही बोलती रही, और उसके चुप होते ही सब कुछ शांत हो जाता है। मित्रों, इस तरह इस बिल्कुल छोटे आख्यान में जो जगत की समीक्षा है, जगत का बोध कहिए, उसका अपना, परिवार का अपना बोध, और उसके साथ साथ जीवन का वह बोध जिसको केवल मृत्यु बोध नहीं कहना चाहिए, वह सब जिस ढंग से समेट लिया है, उससे पता लगता है कि उत्तर काल में कृष्णा सोबती स्त्रीत्व के व्यक्तित्व की खोज के साथ साथ यह जो जीवन की नियति, जो बड़े कथाकारों का चिंता का विषय रहा है, वह भी उनकी रचना में आता गया है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो भाषा का चमत्कार है, थोड़े पहले के वाक्यों में उनके चटुलता भी थोड़ी रहती थी विषय के अनुरूप, कहीं कहीं बोल्डनेस भी दिखाई देती है, लेकिन इस उपन्यास में शुरू से अंत तक जो अनुभव का पका हुआ रस है, वो उसने भाषा को बिल्कुल एक नया रूप दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कृष्णा सोबती